गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। करंट अफेयर्स करने हैं 1 सितंबर और 2 सितंबर 2022 के। अगस्त महीने की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, आप लोग वहाँ से ले लेना जिन्होंने अभी एक्सेस नहीं की हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आर्कटिक में रूस और चीन की सहभागिता। ये करके आ रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखते हैं। रूस आर्कटिक क्षेत्र में आर्कटिक कमान की स्थापना कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि अभी हाल ही में किस देश के द्वारा आर्कटिक कमान की स्थापना की गई है। ऑप्शंस में चाइना मिल जाएगा, कनाडा मिल जाएगा, यूएसए मिल जाएगा और रूस मिल जाएगा। खासतौर से वो ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आर्कटिक कंट्रीज़ हैं। तो ध्यान रखना ये रूस के द्वारा किया गया है और इसमें हेल्प कर रहा है चाइना। इस आर्कटिक कमान में क्या क्या होगा? रसिया के द्वारा सैकड़ों नए आर्कटिक सैन्य स्थल खोले जा रहे हैं, सैन्य निर्माण केंद्र खोले जा रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, सुपरसोनिक मिसाइल्स, उन्नत हथियारों के लिए परीक्षण स्थल के रूप में ये काम करेगा। ये भाई लोग युद्ध स्तर पर ज़मीन पे तो काम कर ही रहे हैं, अब बर्फ़ पे भी करेंगे। और चाइना वैसे भी आर्कटिक क्षेत्र की आइस को तोड़ ताड़ के बराबर कर रहा है। चाइना एक बहुत बड़े स्तर पे आइस को तोड़ने का प्रोजेक्ट रन कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब फैक्ट याद रखना। रूस के द्वारा जो आर्कटिक कमान खोली जा रही है, इससे दिक्कत हो रही है नाटो को। नाटो ने ऑब्जेक्ट किया है, नाटो ने इवन वार्निंग भी दी है। नाटो क्या कह के विरोध कर रहे हैं? नाटो कह रहे हैं कि चीन आर्कटिक राष्ट्र नहीं है, फिर ये क्यों इंटरफेयर कर रहा है उस क्षेत्र में। आप लोगों को पता होगा कि आर्कटिक काउंसिल है 8 देशों का ही समूह है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और रूस। तो रूस तो आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है, लेकिन चाइना नहीं है। लेकिन चाइना ने जुगाड़ की है यहाँ पे। चाइना बोल रहा है कि हम आर्कटिक क्षेत्र के निकटवर्ती देश हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते काम? बिल्कुल कर सकते हैं। और वैसे भी चाइना के बारे में तो जान ही रहे हैं, सुनता उनता तो है नहीं किसी की। ये अपने मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकता है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर प्रोजेक्ट आर्कटिक क्षेत्र में चला रहा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ फैक्ट है हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। रसिया के पास कौन कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं? अभी देखा होगा, किंजल मिसाइल को तो उसने लॉन्च भी किया था, यूक्रेन के क्षेत्र में एक्सप्लोड किया गया था ना। तो जिरकॉन का नाम याद रखें और किंजल का नाम याद रखें, ये दोनों हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं रसिया की। हाइपरसोनिक मिसाइल्स का मतलब है कि ये 5 मैक की स्पीड से ज़्यादा दौड़ जाती हैं। इनकी ट्रैवल स्पीड 5 मैक से ज़्यादा रहती है, 5 मैक या फिर 5 मैक से ज़्यादा। और किंजल तो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। तो ये था आर्कटिक कमान के बारे में। बाकी नाटो के बारे में कुछ और यहाँ पर फैक्ट देख लीजिए। वैसे भी आप लोग जानते हैं, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 30 सदस्यों का ये संगठन है। मेंबर पूछता है एग्जाम में, तो मेंबर याद रखें 30 मेंबर्स का ये ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम की। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है फॉकलैंड आइलैंड। इसके बारे में क्या है? गुलामी की दास्तां से जूझा हुआ एक द्वीप है। कभी स्पेन की कॉलोनी रही, तो कभी फ्रांस की रही, तो कभी यूके की रही, है ना। ये सब पढ़े हैं हम लोग हिस्ट्री में। करंट में रहने का कारण यह है कि अभी अर्जेंटीना ने अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के लिए एक अभियान शुरू किया। इसकी लोकेशन हम लोग को पता है, साउथ अटलांटिक ओशियन में है। मैं मैप लगा दूंगा तो आप लोग देख लेना पॉज करके। फॉकलैंड आइलैंड को मालविनास द्वीप भी कहा जाता है। इसका नाम याद रखें आप लोग। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री देख लीजिए इनकी। 1765 में अंग्रेजों द्वारा ये बसाया गया था फॉकलैंड आइलैंड। क्लियर है? 1770 यानी 5 साल बाद स्पेन ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, यानी अभी स्पेन की टेरिटरी बन गई 1770 में। अर्जेंटीना को स्वतंत्रता मिल गई 1820 में, और एक कॉलोनी किसकी थी? स्पेन ही की थी। तब अर्जेंटीना ने इस द्वीप पर अपनी संप्रभुता की घोषणा कर दी। संप्रभुता यानी सोवरेंटी। 1820 के बाद फिर 1841 में क्या हुआ? एक ब्रिटिश नागरिक को लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया। इतना होने के बाद 1885 तक 1800 लोगों का एक ब्रिटिश समुदाय यहाँ पे बस गया, और ये आज भी ब्रिटिश के कंट्रोल में है। ये छोटी सी पिक्चर थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा स्पेन की ये कॉलोनी रही। ठीक है, तो ये फॉकलैंड आइलैंड के बारे में था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। ये कब सेलिब्रेट करते हैं? हर वर्ष 30 अगस्त को ये ऑब्जर्व किया जाता है। छोटे व्यवसायों के इम्पोर्टेंस को मान्यता हेतु, उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। 30 अगस्त याद रखें। चलिए, G20 की मीटिंग कहाँ पे हो रही है? अभी इंडोनेशिया में। पहला फैक्ट याद रखें। और 2023 की हम लोग जानते हैं ये इंडिया में होगी, जम्मू कश्मीर में। तो जो जनरल मीटिंग होती है G20 की, वो भी इंडोनेशिया में हो रही है। और शिक्षा मंत्रियों की बैठक भी इंडोनेशिया में भी हो रही है। इसी के पैरेलल होती हैं, सब इसी के साथ ही होती हैं। बाली में आयोजित की गई। इंडोनेशिया ने अपनी नई कैपिटल की घोषणा की थी। उसका नाम क्या है? नूसंतारा। पढ़ते रहते होंगे करंट में। नूसंतारा जो कैपिटल है उसकी लोकेशन है कालीमंतन द्वीप पे। ये कालीमंतन द्वीप कहाँ है? ये बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है।
बोर्नियो कोई कंट्री नहीं है, पहली बात याद रखना, ये कोई देश नहीं है। इस आइलैंड पर 3 देशों का हिस्सा है, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई। ब्रुनेई एक देश है, बोर्नियो नहीं है। तो ये जो इंडोनेशिया वाला भाग है बोर्नियो का, यही कालीमंतन द्वीप है। ठीक है, यहाँ पे क्या है G20 के बारे में, इसमें 20 सदस्य हैं, 19+1। ये बन क्या है, बन यूरोपियन यूनियन है, ये नॉन काउंटेबल होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अनौपचारिक समूह है और इंडिया इसका संस्थापक सदस्य है, फाउंडर मेंबर है। 2023 की जो मीटिंग हो रही है G20 की, वो जम्मू कश्मीर में होगी। इंडोनेशिया मेंबर है, इसलिए इंडोनेशिया में मीटिंग हो रही है 2022 की। ठीक है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। हम इसके फाउंडर मेंबर हैं, तो हमारे यहाँ मीटिंग हो रही है 2023 में। इंडोनेशिया मेंबर है, इसलिए उसके यहाँ भी 2022 में हो ही रही है। तो जो मेंबर रहते हैं वहीं पे मीटिंग होती है। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट अगेन, सीड स्कीम। छोटा सा क्वेश्चन यही पूछ लेगा, सीड स्कीम है किससे संबंधित। तो इसका अगर फुल फॉर्म जाने रहेंगे तो लगा देंगे आंसर। इसका फुल फॉर्म देखिए, एस का मतलब है स्कीम, ई का मतलब है इकोनॉमिक, दूसरे ई का मतलब है एम्पावरमेंट और डी का मतलब है DNTs। बस यही आपको ध्यान रखना है। DNTs क्या है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। DNTs का मतलब है डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ये कौन सी ट्राइब्स होती हैं, जो घुमंतु ट्राइब्स हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, वो डी नोटिफाइड ट्राइब्स में आती हैं। अर्ध घुमंतु यानी सेमी नोमैडिक, ये भी डी नोटिफाइड ट्राइब्स में आती हैं। पहले इसके बारे में देख लेते हैं DNTs के बारे में, फिर देखेंगे कि ये न्यूज में किस लिए रही है। सरकार ने इन सभी ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए सीड स्कीम की घोषणा की थी। इस योजना से बहुत सारे लाभ इनको मिलते हैं, क्योंकि ये ट्राइब्स अपने आप में बहुत वल्नरेबल होती हैं, सुविध होती हैं, कमज़ोर होती हैं। ये डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, वंचित समुदाय, मेन स्ट्रीम से दूर है। इस योजना को लॉन्च किया गया था अभी जस्ट फरवरी 2022 में, इसलिए अपने आप में करंट की स्कीम है, तो ये याद रखना। इस योजना के अंतर्गत लाभ क्या क्या मिलते हैं इन ट्राइब्स को। इन जनजातियों के जो बच्चे हैं उनको फ्री कोचिंग दी जाती है, इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, लाइवलीहुड आजीविका के लिए प्रावधान भी ये करती है स्कीम, आवास के लिए वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करती है। लेकिन इसके लिए तो अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने आवेदन मांगे थे, एप्लीकेशन मांगे थे, उसी के चलते ये स्कीम न्यूज में है। यहाँ पे पढ़िए, सीट के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन 402, केवल 402 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, जबकि इनकी पॉपुलेशन लगभग 10 करोड़ के आसपास है। सोचिए 10 करोड़ में 402 ऑनलाइन आवेदन आए। इसका मतलब है कि ये भी मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से बहुत दूर है, इनको कुछ भी पता नहीं था इस स्कीम के बारे में। इस स्कीम के बारे में क्या, किसी भी स्कीम के बारे में नहीं जानते होंगे। पुराने समय से इनके बुजुर्ग जो जीवन शैली यूज करते थे, ये भी उसी को फॉलो करते आ रहे हैं, तो ध्यान रखे रहना सीट के बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रंग स्वाधीनता उत्सव। ये क्या है, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर इसका आयोजन किया गया है। ये डेडिकेटेड किसके लिए थी, स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को संजोने का ये उत्सव है। इनकी स्मृति में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही फैक्ट इम्पॉर्टेंट है ना। इस उत्सव में लोक संगीत परंपराओं को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति साहिबा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मैक्सिमा की मुलाकात। ये मैक्सिमा कौन है, मैक्सिमा है नीदरलैंड की रानी। नई दिल्ली में मुलाकात हुई है राष्ट्रपति भवन में। तो प्रीलिम फैक्ट यही हो गया कि नीदरलैंड की रानी कौन है, मैक्सिमा। या फिर अभी हाल ही में किस देश की रानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, तो मैक्सिमा लगा देना। और हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हैं एग्जाम में आते हैं। आर्टिकल 52 में क्या है, यहाँ से तो पार्ट 5 स्टार्ट ही होता है ना, आर्टिकल 52 से 151। और ये किसका है, ये पार्ट है किसका, संघ का, यूनियन का है। तो संघ में या फिर यूनियन में सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब को बिठा दो। तो आर्टिकल 52 में क्या हो जाएगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 में 2 सब डिवीज़न है, 53(1), 53(2). 53(1) में कार्यकारी प्रमुख के रूप में उनको बताया गया है कि संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। ये 53 सब क्लॉज 1 में लिखा है। और सब क्लॉज 2 में क्या लिखा है, जो हम लोग पढ़ते हैं कि सभी डिफेंस फोर्सेस का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट होता है। लिखा किस में है, 53 सब क्लॉज 2 में लिखा है। क्लियर है। आर्टिकल 72 के बारे में हम लोग जानते हैं, यहाँ पे पार्डनिंग पावर है, क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति की।
तो आर्टिकल 72 याद रखें और ऑब्लिक में 161, तो ये प्रेसिडेंट साहब हो जाते हैं, ये गवर्नर साहब हो जाता है। ठीक, आर्टिकल 61 में क्या है, इनका इम्पीचमेंट होता है, प्रेसिडेंट साहब का महाभियोग। आर्टिकल 78 यहाँ पे पीएम साहब की ड्यूटीज़ है, लेकिन कैसी ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट साहब को इन्फॉर्मेशन देनी है जो भी आप कर रहे हो, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी कर रही है वो प्रेसिडेंट को कम से कम बताए कि क्या करने जा रही है, क्या कर रही है, कौन सी स्कीम लॉन्च कर रही है, ये सब चीज़ें। ठीक है, मतलब परिवार के सभी लोग जो भी कर रहे हैं वो दादाजी को बताते रहे, इन्फॉर्म करते रहे कि हाँ ये करने जा रहे हैं। आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस प्रोक्लेमेशन की जो पावर है वो 123 से मिलती है प्रेसिडेंट साहब को। 143 में क्या है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है प्रेसिडेंट, जानकारी सीख कर सकता है, जानकारी मांग सकता है 143 के अंतर्गत। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट तो पूरी पीडीएफ ही है। पहले देखते हैं करंट में क्या है। विश्व बैंक इस प्रोजेक्ट से होने वाली पर्यावरणीय क्षति की जांच करने के लिए सहमत हो गया। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है तो उत्तराखंड में, इंडिया में, फिर ये विश्व बैंक पर्यावरणीय क्षति की जांच क्यों कर रहा है? जांच इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें पैसा दे रहे हैं ना वर्ल्ड बैंक, फाइनेंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक है, ये वित्त पोषित है ये वाली प्रोजेक्ट विश्व बैंक के द्वारा। तो ये जो पैसा देगा और शिकायतें उसके पास जाएंगी तो वो जांच तो करेगा ही ना। तो शिकायतें गई हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं 83 समुदाय ने शिकायतें की हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। नुकसान क्या था? सबसे बड़ा नुकसान तो उनके पेट पे लात, रोजी रोटी मर रही थी। वहाँ पे एक मंदिर है, प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये नष्ट हो जाएगा अगर ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। और इसी मंदिर से इन्हीं समुदायों का आजीविका चलती है, लाइवलीहुड चलता है, ये साधन है लाइवलीहुड का। दुकान खोले होंगे अपने आसपास। और ये भी मान्यता है कि इस मंदिर को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ये 2011 में लॉन्च किया गया था ये प्रोजेक्ट, और 2023 इसका टारगेट है कंप्लीशन का। तो इन लोगों की शिकायतों पर ये जांच की जा रही है। क्लियर है? और इसी जांच के लिए वर्ल्ड बैंक मान गया है, इसके चलते ये न्यूज़ में था। समझ आया? अब देख लेते हैं थोड़ा जीएस का फैक्ट। अलकनंदा नदी पर निर्मित हो रही है ये निर्माणाधीन है अभी। तो यहाँ पे हम लोग को अलकनंदा के बारे में जानना है। अलकनंदा नदी का जो सोर्स है, उद्गम स्थल है, वो संतोपथ ग्लेशियर है, ये याद रखना है आपको, संतोपथ ग्लेशियर उत्तराखंड में। और ये सब हम लोग जानते हैं कि अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी नदी से। फिर भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियों का जो संगम होता है, उसके बाद जो नदी बनती है उसको गंगा बोला जाता है। आपने पंचप्रयाग पढ़ रखा है उत्तराखंड के। पंचप्रयाग यानी यहाँ पे 5 प्रयाग हैं, 5 संगम है जहाँ पे अलग अलग नदियाँ मिलती हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो 5 प्रयाग हैं, 5 संगम है, इसमें एक नदी कॉमन है, अलकनंदा। 5 प्रयाग कौन कौन से हैं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। धौली गंगा अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में मिलती है। विष्णु प्रयाग से फिर आगे जाती है नदी, अलकनंदा बन के ही जाती है, अलकनंदा बन के ही जाएगी ना, और बन के जाएगी आगे तो नंदाकिनी में मिल जाएगी, ये नंद प्रयाग में मिल जाती है। फिर इसी अलकनंदा नदी से ये पिंडार नदी मिल जाएगी कर्णप्रयाग में। फिर इसी अलकनंदा से मंदाकिनी मिल जाएगी रुद्रप्रयाग में। फिर इसी अलकनंदा से भागीरथी मिल जाएगी देवप्रयाग में, और ये गंगा का निर्माण करेगी। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा? धौली गंगा हुई, नंदाकिनी हुई, पिंडार हुई, मंदाकिनी हुई, भागीरथी हुई, ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं अलकनंदा की। क्लियर है? आप उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का एग्जाम्पल ले लीजिए ना, बहुत सारी नदियां आ रही हैं, मिल रही हैं इसमें। यमुना आ रही है, इलाहाबाद में मिल जा रही है। तो यमुना का एग्जिस्टेंस तो इलाहाबाद में ख़त्म हो गया, उसके बाद ये गंगा ही है, और यहाँ पे भी गंगा है ना। सारी नदियाँ मिल रही हैं लेकिन गंगा गंगा ही बनी है। इसी तरह यहाँ पे अलकनंदा का सीन है। कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं। टेहरी के बारे में मैचिंग में क्वेश्चन आ जाता है। टेहरी भागीरथी पे, तपोवन धौली गंगा पे, विष्णुगढ़ ये अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे, अलकनंदा। आगे चले, चलिए नेक्स्ट है परख। ये परख क्या है इसको पढ़ लीजिए पहले। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। किसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है? किसकी नॉलेज का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है? किसका रिव्यू करना है? किसकी एनालिसिस करनी है? किसका असेसमेंट करना है? किसके परफॉर्मेंस को असेस करना है? ये सारा काम करना है इनका। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों का आकलन करना है। इसका तो फिर ये मतलब है कि ये आकलन करने वाली कोई संस्था हुई, और आकलन जो करता है, रिव्यू जो करता है, वो रेगुलेटर होता है।
तो आपको जान लेना है कि ये जो परख है ये प्रस्तावित नियामक है, एक रेगुलेटर है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि ये परख है किससे संबंधित। तो यहाँ पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक ध्यान रखना, ऑप्शन में प्राइमरी दे सकता है या फिर हायर एजुकेशन दे सकता है, तो गलत कर देना सब। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक हिस्सा ही है। अब देखते हैं कब तक एक्शन में आता है, कब तक बनता है ये रेगुलेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची। कमाल कर दिया गौतम अडानी साहब ने, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इस लिस्ट में इनका तीसरा स्थान है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए और खुद अडानी साहब के लिए। ये इनका स्थान इतना जंप कैसे हो गया? जंप हो गया 2022 ने कर दिया। 2022 में इनकी इनकम में ह्यूज जंप देखा गया। एक ही साल में 2022 में इनकी इनकम में जंप हुआ, $66 बिलियन का जंप हुआ। इसी जंप ने इनको यहाँ पे बैठा दिया तीसरे स्थान पर, और मुकेश अंबानी साहब पीछे छूट गए। वैसे इस लिस्ट में जो पहले स्थान पर है वो एलॉन मस्क हैं, एक्सिस स्पेस के मालिक हैं, बहुत सारी चीज़ों के मालिक हो गए अब तो ये। इनकी टोटल संपत्ति है $245 बिलियन। ठीक है, बिलियन मतलब 1 बिलियन मतलब 1 अरब, बिलियन मतलब अरब। लेकिन इनकी इनकम पिछले साल की अपेक्षा इस साल -$25 बिलियन कम है, यानी इन्होंने 2022 में कुछ कमाया ही नहीं, गंवाया है। दूसरा स्थान है जेफ बेजोस का, अमेजॉन के मालिक हैं, $150 बिलियन इनकी संपत्ति है। इन्होंने भी 2022 में कुछ खास नहीं किया, इनका भी नेगेटिव है। इसलिए अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अडानी साहब तीसरे स्थान पर कैसे पहुंचे, क्योंकि उन्होंने 2022 में छक्का लगा दिया। इनकी टोटल संपत्ति है $143 बिलियन। सेकंड स्थान दिख रहा है 150 बिलियन और ये 143 बिलियन, तो बहुत नज़दीक हैं, आ जाएंगे जल्दी। और अडानी साहब किस क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र में घुसे हैं। अडानी इंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बड़े बड़े ये क्षेत्र लिए हैं। अडानी गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, ये ट्रांसमिशन में भी हैं, ये पावर में भी हैं। 2022 में इनका जो इंक्रीमेंट हुआ वो आपने देख लिया। मुकेश अंबानी साहब का नवा स्थान है, $94 बिलियन इनकी पूरी संपत्ति है। और गौतम अडानी की देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, अगर ये 2022 में 28-30 बिलियन डॉलर और ऐड कर लेते तो अडानी साहब का तो एक ही साल में मुकेश अंबानी साहब के बराबर हो जाता। ठीक है, तो ये सब बातें थी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के बारे में। ध्यान रखना, तीसरा पोजीशन गौतम अडानी साहब का, नवा स्थान मुकेश अंबानी साहब का। चलिए यहाँ पे क्या है, कम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया @100। 100 क्या है, जब 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, कब होंगे? 2047 में होंगे। 2047 तक भारत को हायर इनकम कंट्री बनाने का लक्ष्य है। तो ये पर्पज याद रखना है इसका, कम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया @100 क्या है, तो ये वाला कीवर्ड याद रखें। ठीक है, इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद इसको रिलीज करती है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर। हो जाएगा। चलिए, विलेज ओलंपिक, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव राजस्थान सरकार के द्वारा लिया गया है। विलेज ओलंपिक्स को राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स के नाम से उद्घाटन किया गया जोधपुर में, राजस्थान। 44,000 गाँव हिस्सा लेंगे राजस्थान के, 30 लाख लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर प्रीलिम फैक्ट हम लोगों के लिए, राजस्थान सरकार, जोधपुर। ठीक है, चलिए यहाँ पे वर्ल्ड में क्या है, यूएन सेशन टू सेव बायोडाइवर्सिटी। ये हुआ कहाँ पे अभी, मीटिंग कहाँ पे हुआ, सेशन कहाँ पे हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ। ठीक है, लास्ट है, किस राज्य को 100 वर्ष के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? नागालैंड को। तो ये तो क्वेश्चन इसी तरह पूछ लेगा डायरेक्ट। और इस स्टेशन पे कौन सी ट्रेन चली? दोनी पोलो एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये ट्रेन का नाम नहीं पूछेगा, बस आप ये याद रखना 100 वर्ष के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन किसको मिला? नागालैंड को। ठीक है भैया, हो जाएगा। तो ये थे करंट अफेयर्स 1 और 2 तारीख के। मिलते हैं फिर 3 तारीख में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।